कहते हैं अग्र सोची सुखी भवेत। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हैं। 1973 के तेल संकट की तस्वीरें हैं और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है अजीबोगरीब तस्वीरें, जहाँ बहुत बड़ी लाइन में लोग तेल लेने के लिए खड़े हैं। बहुत सारे पेट्रोल पंप और गैस कंपनियां बोर्ड लगा चुकी हैं, तेल नहीं है, गैस नहीं है। कुछ लोग घोड़ों की सवारी कर रहे हैं और कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। ये जो सीन है ना, ये सीन किसी फिल्म का नहीं है, ये सीन 1973 के ऑयल क्राइसिस का है। एक ऐसा तेल संकट जिसने झकझोर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये किस देश की हालत हुई थी ऐसी? ये हालत हुई थी अमेरिका की, यूरोपीय देशों की, जो ताकतवर माने जाते थे, पैसे वाले माने जाते थे। उन देशों की हालत ऐसी हो गई। 1973 का ये संकट और आज का एक नया संकट। अभी अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान को पैसे कहां से मिल रहे हैं और इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक इनाम भी घोषित कर दिया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। अमेरिका का विदेश मंत्रालय ये कहता है कि जैसे भी हो मुझे ये बताओ कि वित्तीय नेटवर्क क्या है ईरान का, यानी ईरान के पास पैसा जाता कहां से है, मिलता कहां से है। इतना सारा पैसा वो खुद अपने ड्रोन के लिए, अपने हथियारों के लिए लगा रहे हैं और उसके बाद वो हमास, हिजबुल्ला जैसे प्रॉक्सी को भी पैसे दे रहे हैं। इतना सारा पैसा वो मैनेज कहां से कर रहे हैं? हमें कोई बताओ कि उसका नेटवर्क क्या है और नेटवर्क बताओ और सबूत दिखाओ कि किस तरीके से ईरान के पास पैसे जा रहे हैं। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें ना तो ये मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं है। आपके पास तुरंत से एक आंसर आएगा। ये तो सिंपल सा है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि चाइना खरीदता है ईरान के तेल को, चाइना का ही पैसा है और वही पैसा इधर से उधर घूमता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं दुनिया से भी निकल कर आए कि हाँ भाई चाइना इस मामले में इन्वॉल्व है। ईरान की कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है या इसराइल और ईरान की नहीं है, बल्कि ये कहानी चाइना और अमेरिका की है। ये बात तो तय दिख रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं चाइना और वो कहते हैं कि टेंशन नहीं लो, हम चाइना से ये नहीं बात करने वाले हैं कि तुम इस युद्ध को रुकवाओ या न रुकवाओ, वो करने में हम सक्षम हैं। और ईरान की बात करें तो ईरान को देखने को मिल रहा है कि ईरान मिसाइल और ड्रोन यूएई की तरफ भेजे जा रहा है। ये सीन यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसी बीच भारत में चर्चा शुरू हो गई। पीएम मोदी के बयान के बाद लोग ये भी कहने लगे चुनाव खत्म हो गया, अब भारत तेल के दाम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी अब लोगों के सामने संकेत दे रहे हैं। ये सब क्या है? 12 साल 15 साल में हमने तैयारियां क्यों नहीं की और क्यों हमें ये दिन देखना पड़ रहा है? हरदीप सिंह पुरी ने इसका जवाब भी दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। There are a lot of myths going around. Lot of myths going around. I just read a piece on the way here in the car which says India has stopped importing. India refused to import an LNG consignment from the Russian Federation. And we've never imported LNG from Russia. Or that this is happening because there's a major lockdown coming. Please, let me just set some basic, this false narratives which are put out by vested interests. I'm sorry I'm being so harsh. बहुत आक्रामक तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। 4 सालों से कई बार चुनाव हुए, क्या तेल के दाम बढ़े? नहीं बढ़े। अभी हमारी कंपनियां अच्छा खासा लॉस ग्रहण कर रही है। रोज करीब हजारों करोड़ के नुकसान हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ पर ये बंदी है वहाँ से हमारा 70 से 80% LPG आता है, बड़ी मात्रा में तेल आता है और अगर इस तरीके से ये बंद रहता है तो ये नुकसान हमें भारी पड़ेगा। इसी चीज को कोटक ने बयान में कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए, ये बहुत खास वीडियो है, बहुत खास वीडियो है। We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming and it's coming big and the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more
directly on fuel and indirectly on other items. इस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं? इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि सबसे खराब सीन के लिए तैयार रहो। अगर सबसे खराब सीन के लिए तैयार रहोगे तो फिर जीत जाओगे। और सबसे खराब सीन क्या आने वाला है? क्या आगे आने वाले समय में सबसे खराब सीन कुछ आने वाला है? पहली बात तो ये, जो मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखाई शुरू की, जिसमें दिखाया कि अमेरिका की हालत ऐसी हो गई थी, जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व का एक अच्छा खासा भंडार है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी। अभी भारत इस गेम में थोड़ा देर से घुसा। भारत ने रिजर्व बनाने शुरू किए, लेकिन चाइना की तरह आक्रामक रिजर्व बनाने शुरू नहीं किए भारत। और अब जाकर भारत के पास जो भी रिजर्व है, भारत को उसे बचा कर रखना होगा। क्यों बचा कर रखना होगा? एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरीके से बंदी की बात हो रही है, तो हो सकता है कल को मलक्का स्ट्रेट भी बंद हो। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी नीतियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, एक चीज वो देख चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला हल नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे बताओ कैसे पैसा आता है। जाहिर सी बात है, ईरान से तेल निकलता है और वो तेल मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए चाइना तक पहुंचता है। चाइना उसका पेमेंट देता है। कल की डेट में अगर मलक्का स्ट्रेट भी बंद हो गया तो तेल के साथ साथ और भी कई चीजों के संकट खड़े हो जाएंगे। और ये जो सीन होगा, ये डिप्लोमेटिक सीन बड़ा टफ आने वाला है, मुश्किल आने वाला है अगर आता है तो। और ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि दुनिया उथल पुथल में जा चुकी है। ईरान युद्ध अगर अभी शांत हो जाता तो शायद आगे चीजें नॉर्मल हो जाती। कल भी अगर ईरान युद्ध रुक जाए तो मामला फिर उलट जाएगा, फिर से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष तैयार नहीं है। पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट देखने को जरूर मिल रहा है। ग्लोबल ऑर्डर बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है बदलते हुए। ऐसे में आने वाले समय के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। एक ग्राफ देखिए, ऑयल संकट पहले भी आए हैं और कई बार ऐसा हुआ है। ईरान इराक का युद्ध हुआ, तेल बहुत कीमत आगे बढ़ गई। इसके अलावे छोटे छोटे युद्ध हुए, खाड़ी युद्ध हुए, बढ़े लेकिन फिर नॉर्मल में आ गए। पर जब आज का सीन देखेंगे तो आज का सीन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो पहले क्या होता था, ठीक है अप गया, फिर चीजें नॉर्मल हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अभी का सीन ऐसा है कि आगे का किसी को कुछ पता नहीं। नेतन्याहू ये कहते हैं कि जब तक यूरेनियम नहीं निकाला जाएगा तब तक ईरान का मामला हल नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान कहता है अगर तुमने हमारे पर हमले करने की कोशिश की तो हम यूरेनियम इनरिचमेंट को और ज्यादा बढ़ा देंगे। यही वजह है कि उदय कोटक ने ये बात कही कि सबसे खराब सीन के लिए तैयार रहो। अब कैसे सबसे खराब सीन के लिए तैयार रहा जा सकता है? पहली बात, अपने ऊपर निर्भर बनाओ, तेल का खर्चा कम करो, मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करो और जो सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं उस सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर में घुसने की कोशिश करो। ऑयल के दाम बढ़ेंगे, कुछ सामानों के दाम बढ़ने शुरू होंगे, लेकिन ये भी है कि AI, डिफेंस, इसकी मांग बढ़ेगी। जैसे दुनिया एक दूसरे से लड़ने को उतारू है, ये सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत होगी, सप्लाई चेन को अलग अलग जगहों में बांटने की जरूरत होगी। तो भारत को अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और बाहर निकलकर काम करना होगा। और पीएम मोदी के संदेश में ये देखने को भी मिला कि वो भांप चुके हैं, दुनिया भांप चुकी है कि एक संकट आ सकता है। जितना तेल बचाएं, जितना रिजर्व करके चलें, फॉरेक्स रिजर्व को बचा कर चलें, भारत के लिए उतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके दोनों ही पड़ोस में दो ऐसे देश हैं जो कभी भी दो फ्रंट बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।